हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। ये है बायोलॉजी का लेक्चर 8। इससे पहले 7 लेक्चर और आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अंगों के समूह को सिस्टम कहते हैं। जो आप देख रहे हो तंत्र यानी सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जब कई अंग मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, एक तरह का कार्य करते हैं, तो वो सिस्टम बोलता है, तंत्र बोलता है। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम और भी कई सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब अंगों के समूह को सिस्टम कहते हैं। अब वह तंत्र जो एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन कराता हो क्या कहलाता है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब मानव शरीर में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में 4 कंपाउंड आते हैं। कौन कौन सी? यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, अमोनिया और क्रिएटिनाइन। ठीक है, अब इसे नाइट्रोजीनियस को हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन युक्त यौगिक को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सक्रिएशन। क्या कहलाती है? एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन। ठीक है, एक्सक्रिएशन कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं। और हमारे शरीर में 4 नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। कितने? 4। कौन कौन से? यूरिया, दूसरा यूरिक एसिड, इसे हिंदी में कहेंगे यूरिक अम्ल। ठीक है, अमोनिया और क्रिएटिनाइन। अब ये जो चारों होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूरिन में। काय में? यूराइन में, हमारे मूत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में 4 एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होते हैं, 4 उत्सर्जक अंग होते हैं। कौन कौन से? स्किन क्या एक्सक्रेशन मतलब काय का उत्सर्जन करती है? तो वो करती है पसीने का। ठीक है, लीवर काय का करता है? ये फॉर्मेशन करता है यूरिया का। क्या करता? यूरिया का निर्माण करता, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। और जो लंग्स होते हैं यानी फेफड़े, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो हम जैसे सांस लेते हैं उसके बाद जो होती है कई सारी गैसेस होती हैं, तो ऑक्सीजन को अलग करता और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता उसे रिमूव करता, उसे अलग को हटाता, उसे रिमूव करके फेंक देता है। ठीक है, अलग को। और जो किडनी होती है, वृक्क या गुर्दा, इसे वृक्क कहते हैं हिंदी में, या फिर गुर्दा भी आप कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, ये काय का फॉर्मेशन करता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यानी मूत्र का निर्माण। ठीक है, अब जो जीव होते हैं, सभी जीवों को जो उत्सर्जन है यानी एक्सक्रिएटरी है, यौगिकों के आधार पर, यानी इसके जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन के आधार पर उत्सर्जन यौगिक जो हैं, जो वो अपने उत्सर्जन में यौगिक छोड़ते हैं, उनके आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अमोनोटेलिक वो जो अमोनिया ज़्यादा निकालते हैं अपने उत्सर्जन में। और दूसरा है यूरिकोटेलिक, जो यूरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, और तीसरा आता है यूरियोटेलिक, और ये है यूरिकोटेलिक। ठीक है, और एक है ग्वानोटेलिक में वो आती है मकड़ी वगैरह, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अमोनोटेलिक। ऐसे जीव जो अमोनिया यानी अमोनिया जो होती है गैस, उसका उत्सर्जन करते हैं, जैसे मछलियाँ यानी फिश वगैरह जो होती हैं समुद्र में, या जितने भी समुद्र में रहने वाले जीव हैं, पानी के अंदर जो रहते हैं, वो इसमें आते हैं अमोनियोटेलिक में। ठीक है, जैसे ऑक्टोपस और अर्थवॉर्म यानी केंचुआ। ठीक है, दूसरा आता है यूरिकोटेलिक। कौन सा? यूरिकोटेलिक। ऐसे जीव होते हैं जिनके उत्सर्जन में यूरिक एसिड ज़्यादा हो। क्या? कौन सा? यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल ज़्यादा हो, जैसे बर्ड्स यानी जो पक्षी वगैरह होते हैं, और शतुरमुर्ग। ठीक है, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है यूरियोटेलिक। ठीक है, कौन सा? यूरियोटेलिक। अब ऐसे जीव जिनके उत्सर्जन में यूरिया ज़्यादा होता है, जैसे मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह। ठीक है, और नेक्स्ट है ग्वानोटेलिक। कौन सा? ग्वानोटेलिक ऐसे जीव होते हैं जिनके उत्सर्जन में ग्वानिन ज़्यादा हो। क्या चीज़? ग्वानिन। जैसे स्पाइडर यानी मकड़ी वगैरह जो होती है, और स्कॉर्पियन। ठीक है, कौन? बिच्छू। ठीक है, अब हमें पढ़ने वाले हैं किडनी, क्योंकि एक्सक्रिएटरी सिस्टम का जो मेन मुख्य अंग है वो है किडनी।
ठीक है, और बाकी भी सहायक हैं, लेकिन सबसे मेन है किडनी, ठीक है। तो हम किडनी पढ़ेंगे, किडनी यानी वृक्क। अब किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी, यानी जो वृक्क का अध्ययन है, वृक्क के अध्ययन को यानी किडनी के अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। आप जहाँ पे भी लॉजी का मतलब आए, जहाँ पे भी लॉजी टर्म आए, वहाँ पे आपको बताने कि अध्ययन, इसका मतलब होता है अध्ययन, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। जैसे नेफ्रो यानी किडनी, तो और लॉजी यानी किडनी का अध्ययन, ठीक है। अब किडनी का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। कौन सा? लाल भूरा रंग होता है। और जो हमारे शरीर में जो होती है एक जोड़ी होती है, कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इसके आधार जो होता है, नहीं, इसका आधार जो होता है, वो आकार जो होता है यानी शेप, वो किसका टाइप का होता है? बीन टाइप का होता है, सोयाबीन जैसा, ठीक है। और एक किडनी यानी वृक्क का वजन जो होता है कितना होता है? 170 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे BEAN है, ठीक है, BEAN, ठीक है। एक किडनी वृक्क का वजन कितना होता है? 170 ग्राम, ठीक है। अब किडनी की जो मूल इकाई होती है यानी बेसिक यूनिट, वो सेल होती है। किडनी की क्या, हर जो भी अंग होता है इंसान की, ये मान लो कि जो मूल इकाई है मनुष्य की, वो सेल है। सेल्स से मिलके ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलके अंग बनते हैं, और अंग से मिलके अंग तंत्र बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। और फिर हमारी बॉडी बनती है। अब जो किडनी होती है, वृक्क में की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, उन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन यानी वृक्काणु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वृक्काणु, ठीक है। अब जो नेफ्रॉन है यानी वृक्काणु, किडनी यानी जो हमारे वृक्क है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन सी? संरचनात्मक यानी जिससे संरचना हुई है, और क्रियात्मक यानी जिनके बीच क्रिया होती है, जो क्रिया कराती हैं, जो क्रिया करती हैं, ठीक है, इकाई है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होती हैं। कितनी? 1 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख, ठीक है। अब किडनी जो होती है, अगर आपसे इसका स्थान पूछे, ये कहाँ लोकेटेड होती है, तो आपको बताना है पेरिटोरियल कैविटी में। कहाँ? पेरिटोरियल कैविटी में, सही है, ठीक है। अब देखते हैं ये किस तरीके से जुड़ी होती है। जैसे ये हमारी 2 किडनी है, ये हमारी किडनी है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी किडनी है, दोनों किडनी। अब इसमें जो होती है, एक तो होती है रेनल वेन, और दूसरी होती है रेनल आर्टरी से जो है खून जाता है, और जो रेनल वेन है उससे खून जो है जाता है, यानी जो फ्रेश हो जाता है खून। जिससे रेनल में कौन सा खून आएगा? जिस खून में सब मिक्स होता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, एमिनो एसिड भी होता है, और आयंस भी होते हैं, यानी जैसे लोहा वगैरह, लोहा होता है, फास्फोरस होता है, और काफ़ी तत्व होते हैं, ठीक है, उसमें वो आता है। लेकिन जब रेनल वेन्स में हो के जाता है तो सिर्फ ब्लड बचता है, बाकी जो होता है शोषित कर लिया जाता है। वो हम आगे देखेंगे नेफ्रॉन की संरचना में, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है, जो ये नलिका है आपको ये दिख रही होगी, पाइप सा, इसे क्या कहते हैं? यूरेथर। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे? ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे यूरेथर। और अगर हिंदी में अगर आपसे पूछे तो आपको हिंदी में बताना है इसे मूत्रवाहिका। क्या कहेंगे? इसे मूत्रवाहिका कहेंगे, ठीक है। और ये है आपका ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर का पूरा नाम है यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है? यूरिनरी ब्लैडर, जिसे कहते हैं मूत्राशय, ठीक है। और ये है यूरेथ्रा, जो आपका ये भाग दिख रहा है आपको, इसे कहेंगे यूरेथ्रा। इसका मतलब होता है हिंदी में मूत्र मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेफ्रॉन जो होता है हमारे शरीर में, यानी जो इसकी किडनी की सबसे मूल इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई सेल्स को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन होता है वो फिल्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह? फिल्टर की तरह काम करता है। अब जो हमारा ब्लड है यानी रक्त, खून, इसमें क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, वाटर होता है यानी पानी होता है, आयंस होते हैं, NaCl होता है यानी सोडियम क्लोराइड होता है, यहाँ पे C कैपिटल, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स यानी शर्करा होती हैं। अब यूरिन के अलावा हमारे शरीर में सब कुछ आवश्यक होता है। हमारे शरीर के लिए जो है, हमारे शरीर को सब चाहिए होता है, सिर्फ क्या नहीं चाहिए? यूरिन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक है। टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि वो जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है, ठीक है। अब
नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड कौन कौन सा होते हैं, वो 4 होते हैं, ठीक है। यूरिया, यूरिक एसिड, और कौन सा होता, और होता अमोनिया, इसके बाद होता क्रिएटानाइन, ठीक है, क्योंकि यूरिन हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना। अब हम नेफ्रॉन की संरचना पढ़ने वाले हैं। अब जो ये है जिसे आप देख रहे होंगे, ये है हमारी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? इसे हम कहते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है, जिसमें से खून होके जाता है। जब इसमें खून आता है तो हमारे खून में सब कुछ मिक्स होता है। क्या क्या? ग्लूकोज होता है, लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, और क्या क्या होता है? और होता है हमारे शरीर में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सब हमारे शरीर रक्त में होता है। लेकिन यहाँ पे फिल्टर होते हैं। फिल्टर इस तरीके से बने होते हैं, जैसे ये आर्टरी है, इसके बाद में यूँ करके आप बने हुए होते हैं, इसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ होता है, फिर यूँ करके लगा हुआ होता है, फिर यूँ करके लगा हुआ होता है, यूँ करके होता है। इस तरीके से जो है, यानी एक तरीके से बहुत फिल्टर होते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, अब जैसे रक्त आया, इसमें क्या होता है, फिर जब यहाँ से जाएगा रक्त, जैसे यहाँ से जाएगा तो उस रक्त में क्या क्या होगा? उस रक्त में कुछ नहीं होगा, उसमें थोड़े बहुत आयंस होंगे, बहुत कम मात्रा में। क्या होंगे? आयंस होंगे, वो भी बहुत कम मात्रा में, और सिर्फ रक्त जाएगा, ओनली ब्लड जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, जब ब्लड जाएगा तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रह जाएगा, ठीक है। हाँ, वो यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फिल्टर की तरह काम कर रहा है। अब ये जो आप सी टाइप का देख रहे होगे, यानी एक तरीके से आपको कप लग रहा होगा, सी टाइप का होता है। इसे क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे? बोमेंस कैप्सूल। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हिंदी में कहेंगे वुमेन का संपुट। क्या कहेंगे? वुमेन का संपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आता, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनरी कहते हैं। ये जो आपका पाइप दिख रहा है, ये जो यहाँ को आ रहा है, इसे कहेंगे लूप ऑफ हेनरी। क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनरी। और हिंदी में कहेंगे झूला। हिंदी में क्या कहेंगे? झूला, हेनले का झूला, ठीक है। अब इसके बाद में जब ये हो जाएगा, ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें हैं जो हमें देखना ज़रूरी है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है, जब ये लूप ऑफ हेनली में जो डक्ट होती है, नलिका, उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे ये दिख रहे हो आपको, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, ये है, जैसे ये है, ठीक है। इस वाले को अब हिंदी में इसे कहेंगे आगे की ओर झुकी हुई नलिका। जैसे ये है, ये जो आगे को बढ़ रहा है, यानी इतने भाग को हम, जो नीचे से आ रहा है ऊपर को, उसे क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल, ठीक है। क्या शॉर्टकट में इसे कहते हैं PCT, ठीक है। क्या कहेंगे? PCT। और दूसरा जो भाग होता है, यानी जो नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ये वाला, ठीक है, कौन सा? जो नीचे की ओर झुका हुआ होता है, इसे क्या कहेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी हिंदी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे DCT, और हिंदी में कहेंगे पीछे की ओर झुकी हुई नलिका, ठीक है। क्या कहेंगे? पीछे की ओर झुकी हुई नलिका, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारा ये कलेक्टिंग डक्ट। क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सब में यही प्रोसेस होता है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे होंगे, सब में यही प्रोसेस होता है। फिर आता है ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये कलेक्ट करता है। अब क्या होता है, जब अपना जो खून होता है हमारा, इसमें गया, इसमें वाला खून गया जिसमें सब मिक्स है, क्या क्या? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, आयंस, NaCl, और पानी भी है, ठीक है, और क्या? वाटर भी है। अब इसमें गया, लेकिन जब इसमें गया तो हमारे शरीर में सिर्फ जो है खून गया इधर से, काय से? रेनल वेन से। काय से? रेनल वेन से, ठीक है। रेनल वेन से जब खून गया तो बाकी यहाँ पे रह गया, क्या क्या रह गया? ग्लूकोज रह गया, कार्बोहाइड्रेट्स रह गए, आयंस रह गए, और सोडियम क्लोराइड रह गया, और पानी भी रह गया। अब क्या होगा, वो जो है छन के यहाँ को आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और यहाँ पर आएगा, जब यहाँ को आएगा, वो यहाँ को आने के बाद यहाँ पे चढ़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो जो प्रॉक्सिमल है, ये वाला जो आपका पीसीटी है, वो पीसीटी क्या करेगा, वो पीसीटी आपका करेगा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, काय को, ग्लूकोज को और अमीनो एसिड को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा अपने अंदर, यहाँ पे रोक लेगा, उसे आगे को जाने नहीं देगा, वो यहाँ को गुजरने नहीं देगा। यहाँ पे रोक लिया ग्लूकोज को और अमीनो एसिड को, काय को रोका, ग्लूकोज को और अमीनो एसिड को। अब क्या हुआ, जब ग्लूकोज और अमीनो एसिड यहाँ पे रुक गए, उसके बाद में जो बचा वो कहाँ गया, यहाँ आया, कहाँ आया, यहाँ आया। उसके बाद में जो डीसीटी है, ठीक है, क्या चीज़, डीसीटी। लेकिन हाँ आपको एक बात और बता दूं, जब ये रोकता है तो इसके बाद जैसे ही इसने ये रोका, उसके बदले में ये क्या देता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, यानी H+, क्या, H+, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, जिसे H+ कहते हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ मिश्रण है ये काय में जाएगा, डिसेंबल लिम्ब में जाएगा, काय में, ठीक है, काय में जाएगा, तो आपका ये जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, ऊपर के हिस्से को कहते हैं, और जो ये वाला है इसे क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब। जैसे ये है यहाँ से आपका, इसे कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और उसके बाद में जो इधर का हिस्सा है, यानी जो हमारा ये तो डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, लेकिन जो इधर कुछ चढ़ लिया है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे असेंडिंग लिम्ब, क्या कहेंगे, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये रोक लेता है और उसके बदले में क्या देता है, H+ यानी हाइड्रोजन आयन, उसके बाद में बचे हुए जो मिश्रण होता है वो आगे बढ़ता है, काय में, डिसेंडिंग लिम्ब में। और ये क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है, यानी यह वाला हिस्सा, ये काय को अवशोषित कर लेता है, पानी को। अब पानी कितना करता है, बात ये आती है, तो जितना इसे ज़रूरत होती है, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, वो इतना अवशोषित कर लेता है, बाकी भेज देता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं जितना भी आप पानी पीते हो सभी आपका जो है पेशाब के ज़रिए निकल जाता है, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जितना ज़रूरत होती है वो यहाँ पे रुक जाता है, वो है शुद्ध पानी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब पानी रुकने के बाद फिर बचा वो जो मिश्रण बचा, वो कहाँ बढ़ा, वो आगे बढ़ा, काय में, फिर वो बढ़ा एसेंडिंग लिम्ब में। अब ये अपने पास काय में रोकेगा, ये रोकेगा आयंस को, काय को, आयंस को, ये रोक लेगा आयंस को, काय को, आयंस को, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, आयंस के साथ साथ और किसे रोकेगा, आयंस के साथ साथ ही रोकेगा NaCl को, यानी सोडियम क्लोराइड को, जिसे आम नमक कहते हैं, जिसे आम भाषा में नमक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, बचा हुआ जो यहाँ से मतलब फिल्टर होता हुआ चला जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ इसके बाद में क्या बचेगा हमारे पास, देखो आयंस भी हो गए, ग्लूकोज भी निकल गया, ठीक है, जो मूत्र है उसमें से ग्लूकोज भी निकल गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी निकल गए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से एक ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसलिए हम डायरेक्ट कहेंगे ग्लूकोज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी निकल गए, अमीनो एसिड भी निकल गए, ठीक है, अमीनो अम्ल भी निकल गए, ठीक है। अब क्या बचा, पानी, पानी कहाँ हुआ, पानी भी यहाँ निकल गया, कहाँ, ठीक है, कौन सी ट्यूब में, तो ये निकल गया डिसेंडिंग लिम्ब में निकल गया। और उसके बाद में जो आयंस हैं वो भी निकल गए, वो काय में, असेंडिंग लिम्ब्स में, ठीक है। अब बचा क्या, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बचे, ठीक है, जिनकी हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है। अब उनका क्या होगा, वो हाँ इसमें कलेक्टिंग डक्ट में आएंगे, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में आएंगे, और फिर क्या होगा, यूरिन जो है यानी मूत्र यूरेथ्रा डक्ट के द्वारा जो है मूत्रवाहिका में चला जाएगा, काय में, मूत्रवाहिका, जैसे हमने पीछे बताया था ये है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ के रास्ते से आएगा, ये इस नलिका में आएगा, उसके बाद में जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसमें आएगा और स्टोर हो जाएगा कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ये जो यूरेथ्रा आप देख रहे हैं, यूरेथ्रा से आप उसे त्याग कर देंगे, उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ की आपकी प्रोसेस कंप्लीट हुई, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, अब इसके दोस्तों नाम बताना आपको भूल गया, नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो फिल्टर है, यानी जो नेफ्रॉन पे फिल्टर हो, अगर आपसे पूछे नेफ्रॉन पे कौन सा फिल्टर होता है, तो आपको बताना है ग्लोमेरुलस फिल्टर, कौन सा, ग्लोमेरुलस फिल्टर, ठीक है। ये बात हुई।
और अगर आपको जैसे सी टाइप जैसी आपको दिख रही है तो इसका नाम पूछे तो आपको बताना है बोमेन कैप्सूल। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, तो अगर हिंदी में अगर आपसे पूछ ले तो इसे कहेंगे बोमेन का संपुट। क्या कहेंगे? बोमेन का संपुट। और इसे क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनली, हेनली का झूला। क्या कहेंगे? हेनली का झूला या झुल्ला। ठीक है। इसके बाद में इसे पीसीटी कहेंगे, यानी आगे झुकी हुई नलिका। और इसे क्या कहेंगे? डीसीटी को इसे कहेंगे पीछे झुकी हुई नलिका। ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी। ठीक है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्रहित नलिका। क्या कहेंगे? संग्रहित नलिका। और जो यहाँ पे यूरिन फ्लो होगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया, मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए अब। ठीक है। अब देखते हैं की पॉइंट कुछ। ठीक है। क्या देखेंगे? की पॉइंट। की पॉइंट में आपसे अगर आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो है मैंने ये अलग को लिख दिया है, अलग साइड को मैंने ये लिख दिया है, क्योंकि लास्ट में मैंने इसकी स्लाइडें बनाई हैं 3। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जीएफआर पूछता है आपसे, जीएफआर क्या होता है? आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा जीएफआर क्या होता है, तो आपको बताना है ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट। क्या बताना है? ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट कितनी होती है? 125 ml प्रति मिनट। कितनी? 125 ml पर मिनट होती है। और अगर आपसे पूछे एक दिन में कितना बन सकता है, तो लगभग एक दिन में कर सकता है 180 लीटर जो खून का फिल्टर है वो कर सकता है। कितना? 180 लीटर। अब जो मूत्र होता है यानी यूरिन, उसका जो यूराइन उसका पीएच वैल्यू होता है 6। और अगर आपसे प्रकृति पूछ ले तो वो होता है एसिडिक यानी अम्लीय होता है। अब वो जो मूत्र होता है उसका कलर येलो होता है। क्या होता है? येलो, पीला। अगर आपसे पूछ ले वो किसकी प्रेजेंसी में होता है, किसकी उपस्थिति में होता है और या क्यों होता है, किस कारण होता है, तो आपको आंसर देना है ये एक पिगमेंट की वजह से होता है और वो पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम। क्या नाम है? यूरोक्रोम। ठीक है। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण जो मूत्र है उसका येलो कलर होता है, पीला कलर होता है। अब जो यूरेटर डक्ट है, यूरेटर डक्ट की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ ले पुरुष के यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है, तो आपको आंसर देना है 10 सेंटीमीटर। और अगर महिला की पूछे 2.5 सेंटीमीटर। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। और पुरुष की 10 सेंटीमीटर। काय की? यूरेथ्रा की। ठीक है। यानी यूरेथ्रा को कहते हैं हिंदी में मूत्र मार्ग। ठीक है। और जब यूरिनरी ब्लेडर में 150 से 200 ml यूरिन आके संग्रहित हो जाता है, आके स्टोर हो जाता है, तो तब जो है यूरिनेशन की फीलिंग आती है। काहे की? यूरिनेशन की। आप बाथरूम जाते हो और उसका त्याग कर देते हो मूत्र का। ठीक है। और ये जो है आपसे अगर सवाल में पूछ लेगा मतलब जो फ्रेश यूरिन होता है उसमें स्मेल क्यों आती है, उसमें बदबू क्यों आती है, तो आपको बताना है अमोनिया। वो काय की गंध होती है? अमोनिया की। ठीक है। फ्रेश यूरिन में इसलिए आती है क्योंकि जब फ्रेश होता है तो उसमें अमोनिया होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है अमोनिया उड़ जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। ठीक है। तो इसमें अगर पानी की बात करें तो पानी होता है 95%। यूरिया होता है 2.6%। यूरिक एसिड होता है 0.4%। और अगर बात करें क्रिएटिनाइन की, तो क्रिएटिनाइन होता है 2%। कितना? 2%। ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए NS24 क्लासेस, आपको जो चैनल मिलेगा उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।